गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम। इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट गट सिंड्रोम। ऐसे ये छोटे से शॉर्ट नोट 3 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है थियरी पेपर में। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा, जो जीआई ट्रैक में जो भी हमारे सर्जरी होती है उसके बाद ये डेवलप होता है। शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम, ये नाम से ही तुमको पता चल जाएगा। शॉर्ट बॉवेल मतलब जो भी हमारा इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट हो गया है। वो शॉर्ट क्यों होगा? हमने कोई सर्जरी की है, किसी मान लो हिस्से में हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टाइन नॉन वायबल निकला, तो हमने सर्जरी करके वो बिगड़ा हुआ इंटेस्टाइन निकाल दिया है, बाकी का जो बचा है उसको जोड़ा है। तो इसमें इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कम होती है। तो वो लेंथ कम होने के कारण जो प्रॉब्लम डेवलप होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम। ठीक है, देयर इज सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैपन्स आफ्टर मैसिव बॉवेल रिसेक्शन ऑफ मोर देन 70% ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका मोर देन 70% अगर हमने निकाल दिया इंटेस्टाइन की जो लेंथ है उसका मोर देन 70% हमने बॉवेल का रिसेक्शन कर दिया, तो ये शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम अपीयर होता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी मिनिमम लेंथ जो है नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होने के लिए, जो भी हमारा डाइजेशन होता है उसके बाद जो भी प्रोसीजर आगे चलती है उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम लेंथ रिक्वायर होती है 1.2 मीटर। अगर 1.2 मीटर से कम अगर लेंथ हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? कि इफ़ वी रिसेक्ट द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच हैज़ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक होता है हमारा, ऐसे हमारा स्टमक है, ठीक है, फिर ये डिओडेनम है, फिर जेजुनम है, ठीक है, ये जेजुनम है, फिर आगे जाके वो इलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जिस पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है, वो पार्ट अगर हमने निकाल दिया, अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अगर जेजुनम की बात करें तो जेजुनम का ये जो प्रॉक्सिमल एरिया है, ये प्रॉक्सिमल एरिया में मोस्टली ज़्यादातर सिक्रीशन होता है, और जो डिस्टल पोर्शन होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टल पोर्शन में होता है। अगर वो पार्ट हमने निकाल दिया बराबर, तो हमको पेशेंट को कम प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो इफ़ वी रिसेक्ट द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच हैज़ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, इंटेस्टाइन का काम ही है कि जो भी हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सब न्यूट्रिएंट्स है, जो भी कुछ है उसको एब्जॉर्ब कर ले, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर एब्जॉर्ब करने जो पार्ट एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है वही उसको अगर हमने निकाल दिया तो ये शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। प्रॉक्सिमल जेजुनल रिसेक्शन इज़ बेटर टॉलरेटेड देन डिस्टल जेजुनम। और ये लास्ट जो लाइन है, थर्ड लाइन, प्रॉक्सिमल जेजुनल रिसेक्शन बेटर टॉलरेटेड देन डिस्टल जेजुनम, ये जो मैंने पहले तुमको बताया अभी फिगर ड्रॉ करके कि जो प्रॉक्सिमल जेजुनम है उसमें सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। जो डिस्टल जेजुनम है उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया पहले कि जो पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है उसको अगर मैं निकाल दिया तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इफ़ वी रिसेक्ट द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच हैज़ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, वो लाइन तुमको याद रखनी है। वो पार्ट अगर निकाल दिया तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हमको। अब इलियम की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम होगा और इलियम होगा। तो इलियम इज़ मोर एडेप्टिव एंड कैन इंक्रीज इट्स एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मोर एफिशिएंटली। तो इलियम में अगर ऐसा चेंजेस होने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो वो होता है कंपेंसेटरी चेंजेस। मान लो कि जेजुनम को हमने निकाल दिया और इलियम तो है, ठीक है, तो इलियम का डायमीटर जो होता है वो जेजुनम से स्मॉल होता है, फिर भी वो इतना अपने आप में अंदर चेंज ला देगा
कि उसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा। बस जो काम जेजुनम करता है वो काम इलियम भी करना शुरू कर देगा। वो किस लिए कि हमारी बॉडी का एक रूल है कि बॉडी क्या काम ट्राई करती है कि जो भी आगे आ रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, अगर जेजुनम नहीं है तो वो काम इलियम बोलेगा मैं कर लूँगा। इलियम में कुछ चेंजेस आ जाएंगे ताकि वो जेजुनम की जैसा काम कर सके। ठीक है, एग्जैक्टली उसके जैसा काम नहीं कर सकता है लेकिन थोड़ा बहुत कर सकता है। ठीक है, तो पेशेंट विथ रिटेन इलियम हैज़ लेस कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमने पूरा का पूरा जेजुनम भी निकाल दिया, ठीक है, लेकिन इलियम अगर रिटेन है तो पेशेंट को लेस कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि एडेप्टेशन इज़ बेटर इफ़ इलियम एंड सीकम इज़ रिटेन। इलियम आगे जाके इलियोसिकल जंक्शन बनाता है, जो हमारा पूरा ट्रैक है स्टमक से लेके डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, देन इलियोसिकल जंक्शन, सीकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन। उसमें जो सीकम अगर हमने रिटेन किया है, सीकम को हमने नहीं निकाला है और इलियम भी है, तो मोस्ट ऑफ द हमारा जो भी डाइजेशन का पार्ट है वो इलियम और सीकम में होता है। ठीक है, तो वो अगर हमने रिटेन किया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, सो इलियम में चेंजेस जो होते हैं वो मोर एडेप्टिव होती है, क्योंकि उसकी अपनी एब्जॉर्प्टिव चेंजेस ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो जो एडेप्टिव चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे? इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में वीलस होंगे, तो वीलस हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लाजिया होगा, उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो बढ़ जाएगी, उसका डायमीटर बढ़ेगा तो उसकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज टेम्पररी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बॉवल्स, जो टेम्पररी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब जितना टाइम खाना वहाँ पे रहेगा उतना टाइम उनमें से जो भी हमारा वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी है हमारे न्यूट्रिएंट्स से वो इलियम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, सो इंक्रीज ट्रांजिएंट टाइम ऑफ बॉवल कंटेंट, तो जितना टाइम खाना हमारे बॉल में रहता है, ठीक है, एक पार्ट पे, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम जो होता है, ट्रांजिट टाइम वो बढ़ जाएगा, तो इलियम में जो भी हमारा फूड बॉलस है वो ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसमें से एब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये एडेप्टिव चेंजेस होते हैं। उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, वीलस हाइपरट्रोफी होगी, हाइपरप्लाजिया होगा, डायमीटर बढ़ेगा तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और जो टेम्पररी जो स्टोरेज है, जो ट्रांजिट टाइम कहते हैं, वो बढ़ जाएगा, ताकि इलियम को चांस मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम हो सकता है? मैसिव स्मॉल बॉवल रिसेक्शन इन SMA इस्चेमिया, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का इस्चेमिया होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी SMA सप्लाई करती है सुपर मेजेंटेरिक आर्टरी स्मॉल बॉवल को, तो जितनों को भी सप्लाई करती है उनको वो सब नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि SMA इस्चेमिया है, तो जितना नॉट वायबल है उसका हम लोग को पूरा निकालना ही पड़ेगा। हमारी बॉडी का नियम है, जो नॉन वायबल है वो पार्ट ऑफ को हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैसिव बॉवल रिसेक्शन करना पड़ता है। मल्टीपल सीक्वेंशियल रिसेक्शंस, मान लो कि पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, आज हमने 10 सेंटीमीटर निकाला, कल जाके फिर को उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर से OT लेंगे, वापस उसका 10-12 सेंटीमीटर फिर से निकाल देंगे। तो ये सब मल्टीपल सीक्वेंशियल रिसेक्शंस होते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके बहुत सारा बॉवल निकल जाता है। रिकरेंट क्रॉन्स डिसीज, उसमें भी सीक्वेंशियल रिसेक्शन करने पड़ते हैं। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस इन नियोनेट्स, इंटेस्टिनल एट्रेजिया, मिडगट वॉल्वुलस एंड रेडिएशन एंट्राइटिस, ये सब सारी कंडीशन है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका नेक्रोसिस हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट बचा रहेगा, ठीक है, और जितना भी नेक्रोसिस हुआ है उसको तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो अगर हमने निकाल दिया तो पेशेंट का जो पूरा इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम हो जाएगी और पेशेंट को डेवलप होगा शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम। तो ये उसके अलग अलग कंडीशन है जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा हम निकालना पड़ता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे उसके? इंटेस्टाइन का काम क्या है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करना। अगर वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है
तो वाटर स्टूल में से वापस निकल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होगा तो डायरिया होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन डेफिशिएंसी होगी। सीवियर माल न्यूट्रिशन, पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो पेशेंट माल न्यूट्रिशन में जाएगा। पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लो न्यूट्रिशन। पेशेंट विल हैव रिकरेंट बैक्टीरियल एंट्राइटिस एंड मैसिव वेट लॉस। पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, ये 3 कम होने की वजह से क्या होता है, वही सब उसकी क्लिनिकल फीचर्स बन जाएंगे। डायरिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी, सीवियर माल न्यूट्रिशन, रिकरेंट बैक्टीरियल एंट्राइटिस एंड मैसिव वेट लॉस। जो फैक्टर होता है कि जो डिसाइड करता है कि आउटकम क्या आएगा, तो एज फैक्टर जो है, जिसमें इन्फेंट होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, वो टॉलरेट अच्छे से करते हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट अभी होना बाकी होता है। डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे माइलस्टोन है जो बाद में होते हैं। उसके जैसे बॉडी में भी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको जो भी एडेप्टिव चेंजेस करने हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगे और बच्चों में अच्छे से वो टॉलरेट कर सकते हैं। रिटेन आईसी वाल्व, अब क्या होता है आईसी वाल्व, दैट इज़ इलियोसिकल वाल्व। ये सिकम है, यहाँ पे ऐसे इलियम एंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है इलियोसिकल जंक्शन, तो इलियोसिकल वाल्व जंक्शन जो होता है वहाँ पे इलियोसिकल वाल्व होता है। तो वो वाल्व जो है वो काम क्या करता है, ऊपर से बहुत सारा खाना जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये वाल्व ओपन होगा यहाँ पे और पूरा खाना यहाँ पे सिकम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही खाना सिकम में आएगा ये वाल्व वापस बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये इलियोसिकल वाल्व का एक नॉर्मल काम है कि ये उसको जो भी इलियम में खाना आया है उसको सिकम में भेजना है, ठीक है। अभी इलियोसिकल वाल्व रिटेन होने से फ़ायदा क्या होता है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है। तो जो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स होता है, तुम लोग शायद फिजियोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में सीखे होंगे कि जो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल होता है उसमें जो भी हमारे बाइल सॉल्ट है वो सब इलियोसिकल जंक्शन यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाया पोर्टल वेन, ठीक है। और अगर हमने इतना पोर्शन जो है वो हमने निकाल दिया है तो क्या होगा कि जो भी खाना है ऊपर जेजुनम से इलियम से आएगा, बराबर। तो ये इलियोसिकल जंक्शन है ये है ही नहीं, बराबर। तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है, बराबर। अब क्या होगा कि आईसी जंक्शन जो होता है वहाँ पे जब तक वो इलियोसिकल वाल्व खुलता नहीं तब तक वहाँ पे वो टेम्पररीली थोड़ा जो है वो फूड का बोलस पड़ा रहेगा और उस टाइम पे बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो बाइल का एब्जॉर्प्शन होता है एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में वो। अब आईसी वाल्व तो है नहीं, इलियोसिकल वाल्व है ही नहीं, हमने पूरा निकाल दिया है, इलियम निकाल दिया, सिकम पूरा थोड़ा निकाल दिया। तो उसमें जो टाइम मिलता है, जो खाना वहाँ पे रुकता है और उसके बाद वहाँ पे बिलिरुबिन और बाइल एब्जॉर्ब होते वो नहीं टाइम मिलेगा और पूरा का पूरा जो बाइल है वो यहाँ आएगा, वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स में, कोलोन में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन में। और यहाँ पे जो असेंडिंग कोलोन में बाइल सेकेंडरी बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है वो क्या करेगा कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। उसकी वजह से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ल्यूमेन में ही रहेंगे और ल्यूमेन से वो रेक्टम से बाहर निकल जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो वो डायरिया हो जाएगा, न्यूट्रिएंट से वो लॉस हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर इलियोसिकल वाल्व है वो अगर हमने रखा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है जो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स की वजह से आती है। इलियोसिकल वाल्व नहीं है, इलियोसिकल जंक्शन नहीं है, तो जो भी हमारी बाइल है वो पूरी बाइल जाएंगी
बाइल सॉल्ट जाएंगे असेंडिंग कॉलन में डायरेक्टली, और वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे सेकेंडरी बाइल सॉल्ट में। ठीक है, तो इसके लिए आईसी जंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एडेप्टिबिलिटी इज़ बेटर इफ़ इलियम एंड सीकम इज़ प्रिजर्व। एडिशनल कोलेक्टमी इंक्रीजेज द मोर्बिडिटी। अगर हमने साथ में कोलेक्टमी भी किया है, ट्रांसवर्स कोलोन या असेंडिंग कोलोन का कुछ पार्ट निकाल दिया है, या फिर डिसेंडिंग का कुछ पार्ट निकाल दिया है, बिगड़ा हुआ होगा तो उसमें पेशेंट की मोर्बिडिटी बढ़ जाती है। अब उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? पेशेंट को हम जो भी दे रहे हैं ओरली, तो एंटरल न्यूट्रिशन जो भी दे रहे हैं सब निकल जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, तो पेशेंट को हम टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन देंगे, TPN। तो टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन में एक आएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन के पॉइंट जो होते हैं वो चढ़ाने पड़ते हैं। दूसरा आता है सेलेमिन एंड सेलिपिड। सेलेमिन जो होते हैं उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, सेलिपिड में लिपिड होता है। ठीक है, और प्रोटीन के लिए तो हम एल्बुमिन दे रहे हैं। तो ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का कंपोजिशन है। प्रोटीन रिच डाइट देंगे पेशेंट को, लोपेरामाइड देंगे ताकि डायरिया कंट्रोल हो। ओरल कोलेस्टाइरामाइन देंगे टू बाइंड द बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं उसके साथ, और उसके बाद वो सिकम में पहुंचते नहीं हैं और वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में चले जाते हैं, तो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 एंटागोनिस्ट टू रिड्यूस द सिक्रेशन फ्रॉम स्टमक। जितना सिक्रेशन कम होगा उतना अंदर आगे कम जाएगा, तो जो एब्जॉर्प्शन है उसमें अच्छा रहेगा। ऑक्टेटाइड रिड्यूसेस द सिक्रेशन फ्रॉम GI ट्रैक्ट एंड रिड्यूसेस द GI मोटिलिटी। GI मोटिलिटी जितनी कम होगी उतना बोवेल को टाइम मिलेगा कि हम वो जो भी वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है और न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। लेट फेज में क्या करना है? एंटरल न्यूट्रिशन पेशेंट को स्टिमुलेट करना है टू स्टिमुलेट द इंटेस्टिनल एडेप्टेशन, क्योंकि अगर हमने ओरली कुछ नहीं दिया तो इलियम का एडेप्टेशन नहीं होगा, तो इसलिए धीरे धीरे उसको एंटरल न्यूट्रिशन मतलब एंटरल मतलब ओरल कैविटी से देते हैं, पेरेंट्रल मतलब ओरल कैविटी से कोई और रूट से देते हैं। ठीक है, ये तुम फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे। TPN सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। TPN में आएगा सेलेमिन, सेलिपिड एंड एल्बुमिन। सेलेमिन में अमीनो एसिड होंगे, सेलिपिड में लिपिड होता है, एल्बुमिन में प्रोटीन होता है। सर्जरीज टू डिले ट्रांजिट टाइम एंड स्मॉल बबल ट्रांसप्लांटेशन अंडर ट्रायल। जो ट्रांजिट टाइम बताया मैंने कि जितना टाइम खाना रुकता है वो टाइम बढ़ाने के लिए सर्जरीज आते हैं, बराबर। और स्मॉल बॉल का ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर अंडर ट्रायल। अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है कि ये सब सक्सेसफुल गया है कि नहीं, लेकिन दे आर अंडर ट्रायल। हमारे पास अगर पेशेंट को शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम है तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, पेशेंट को TPN दो, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन। ठीक है, लोपेरामाइड दो, ओरल कोलेस्टाइरामाइन दो, PPI दो, H2 एंटागोनिस्ट दो, ऑक्टेटाइड दो, यही उसका ट्रीटमेंट है। अब जो सर्जरीज है शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम के लिए, तुमको सिर्फ उसका नाम याद रखना है, ये तुमको डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं है अभी, बराबर। रिवर्सल ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टिनल सेगमेंट इंक्रीज द ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम बढ़ाने के लिए जो इंटेस्टाइन है उसका हम रिवर्सल कर देंगे। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्मॉल बॉवल इज आइडियल बट ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड चांसेस ऑफ फेलियर इज़ हाई। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं लेकिन वो ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है, तो दे आर अंडर ट्रायल। एंटी पेरिस्टाल्टिक कोलोनिक ट्रांसपोजिशन इनटू स्मॉल बॉवल, जो कॉलोन है उसकी पेरिस्टाल्सिस जो होते हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करके बॉवल के साथ जोड़ देना है, तो पेशेंट का ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा। इंटेस्टिनल लेंथनिंग, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है, ये सब तुमको सिर्फ नाम याद रखना है कि इसमें इतना सर्जरी हो सकती है। अभी तक दे आर अंडर ट्रायल, बराबर। पूरा सक्सेस गया है कि नहीं वो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम। इसमें तुमको याद रखना है कि ये चेंजेस क्या क्या आते हैं इलियम में, क्लिनिकल फीचर्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यही है हमारा मेन
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।